हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज दी जा रही है जो एक कक्षा 10th क्लास के लिए है। ये सीरीज में हम लोग 10th और 12th क्लास दोनों कवर करेंगे और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कवर करेंगे। इससे पहले एक और हम लोग सीरीज दे चुके हैं जो परीक्षा बोर्ड की है, ठीक है। और ये 2023 वाले एग्जाम के लिए है, जो एमपी बोर्ड का 2023 का बोर्ड पेपर होगा उसके लिए है। तो अगर आपने परीक्षा बोर्ड की सीरीज नहीं देखी है तो उसको देख लेना और फिर आप इसको देख सकते हो। जो ये वाला वीडियो है इसमें हम लोग 10th क्लास क्वेश्चन बैंक हिंदी वाला देखने वाले हैं। इसके सारे एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा हिंदी का है उसका हमारा ब्लूप्रिंट दे करके रखा है कि इस बार का 75 मार्क्स का होगा 10th क्लास का पेपर, जिनमें से जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और यही 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मैं आपको कम से कम टाइम में प्रिपेयर कराऊंगा। मैं आपको ये पढ़ करके सुनाता हूँ और मतलब जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जिससे कि आपको मतलब ये सारी चीज़ें याद हो जाएं, जल्दी से जल्दी याद हो जाएं, आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़े, ठीक है। और ये आपके वो कंटेंट है जो इस बार मतलब हट गया है, तो कम किया गया सिलेबस ये है कि क्षितिज काव्य खंड में से पार्ट 3 हट गया है, पानी नुपुर और डार में पलना और फटिक सिलानन ये सब हट गया है, ठीक है। छाया मत छूना, कन्यादान और मानवीय करुणा के दिव्य चमक, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और कृतिका में से जॉर्ज पंचम की नाक और 4th चैप्टर यही ठैया चुलनी हैरानी हो रहा, ये सारा जो टॉपिक है वो आपके हट गए। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, आप यहाँ पे मतलब गूगल के ऊपर सर्च करोगे बलास्ट कोचिंग क्लासेस, तो जो पहली लिंक आएगी उसको आप ओपन करके यहाँ पे आ सकते हो। और जैसे ही यहाँ आओगे तो सबसे नीचे फुटर में आओगे तो आपको यहाँ पे 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट, यहाँ पे 10th क्लास के, यहाँ पे 11th क्लास के और यहाँ पे 12th क्लास के ये सारे सब्जेक्ट आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमने एमपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशली बनाई थी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की। तो ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पे रहे। जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए हो, जैसे आप 10th क्लास का हिंदी देख रहे हो तो यहाँ पे आकर के आप क्लिक करोगे तो हिंदी का कोर्स आपको खुल जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो ये इंग्लिश मीडियम के इधर है। वैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये तो तीनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के एक हैं, बस ये अलग अलग हैं। तो यहाँ से जा करके आप हिंदी में करोगे तो हिंदी मीडियम का, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश मीडियम के पे आ जाओगे, ठीक है। यहीं से आप हमारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको इस पे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और इसी में आप आकर के देखोगे तो ये हमने एक 10th परीक्षा बोर्ड 2023 के नाम से दे करके रखी हुई है प्लेलिस्ट। इसमें आपको क्या है 10th क्लास की सारी परीक्षा बोर्ड मिल जाएंगी और ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन बैंक की भी देंगे, तो आपको ये सारी क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, इकाई 1 10th क्लास के लिए क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का। तो इसके ऑब्जेक्टिव से हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग कम से कम टाइम में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ही आपके देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनिए। हिंदी के पद साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका दूसरा काल क्या है, आदिकाल है। आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का आरंभ कब होता है, तो संबंध 1800 से। तीसरा है हमारा, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन नहीं है, सूरदास नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि कौन है, तो ये है अज्ञेय। नेक्स्ट है, नई कविता के कवि हैं, तो ये कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। छठवां भक्ति काल की समय सीमा है, तो जो भक्ति काल है उसकी समय सीमा क्या है, संबंध 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। उसके बाद में अगला है सातवां क्वेश्चन, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो जो प्रयोगवाद है उसका आरंभ माना जाता है सन 1943 यानी 1943 से। आठवां है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया, कृष्ण भगवान के लिए किया गया। नेक्स्ट है नाइन्थ, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती हैं, कड़वी ककड़ी जैसी प्रतीत होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, हारिल की लकड़ी से। नेक्स्ट 11, व्याधि शब्द का अर्थ है, तो जो व्याधि शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है रोग। 12वां है, सूर के पद में भाषा है, तो जो सूर के पद है उसमें कैसी भाषा है, ब्रज भाषा है। उसके बाद में 13वां नंबर का क्वेश्चन है, मर्यादा नालही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो इसका आंसर क्या है,
किसने की है? प्रेम के संबंध में या प्रेम संबंध की बात की है। नेक्स्ट है 14वां, सूरदास के गुरु थे, तो जो सूरदास जी हैं उनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है 15वां, सूर्य के आराध्य हैं, तो जो सूरदास जी हैं इनके आराध्य वो किसको मानते हैं? तो ये श्री कृष्ण जी को मानते हैं। 16वां है पुरीनिपात का अर्थ है, तो जो पुरीनिपात है उसका अर्थ क्या है? कमल का पत्ता। नेक्स्ट है 17वां, सूर की रचना नहीं है, तो सूरदास जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो सूरसागर ये सूरदास जी की है, सूरसावली ये भी है, विनय पत्रिका ये सूरदास जी की तीनों रचनाएं हैं, साहित्य लहरी ये सूर्यदास जी की रचना नहीं है। उसके बाद में अगला है 18वें नंबर का क्वेश्चन, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो जो परशुराम जी हैं इनको व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? तो ये लक्ष्मण जी ने दिए थे। नेक्स्ट है 19, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो उठा? तो ये परशुराम जी क्रोधित हो उठे। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 20वां, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की कैसी भाषा है? अवधी भाषा है। उसके बाद में 21 है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो जो राम और लक्ष्मण जी इनके गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र था। अगला है हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन, सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? परशुराम जी ने किया था। 23वें, कभी अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो कभी अपनी आत्मकथा को क्या बता रहा है? तो ये भोली बता रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है 24, थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है 25, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो जो छायावाद है इसके प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद है। 26वां है, प्रसाद जी की कामायनी पर पारितोषिक मिला, तो इसमें क्या मिला पारितोषिक? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगला पारितोषिक मिला। उसके बाद में नेक्स्ट है 27, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जी का संग्रह कौन सा नहीं है? तो ये साए में धूप। 28 है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 29, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो कवि ने किसकी कल्पना के समान पाले माना है? आसमान की कल्पना के समान। 30वां है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो कौन सा विशेषण किया है? नवजीवन वाले ये विशेषण प्रयोग किया है। नेक्स्ट 31, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है? तीव्र वेग से बरसने का आह्वान कर रहा है। 32 है, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन सामान्य की पीड़ा को तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन और लास्ट, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? नागार्जुन। इन क्वेश्चनों को आप 2-3 बार सुनोगे तो ये आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ये वीडियो का यूज आपको जब करना है जब आप फ्री टाइम में होते हो, या ऐसा कि जब आप पढ़ नहीं सकते हो, दूसरे काम कर रहे हो, तब आप इसको हैंड फ्री वगैरह लगा करके भी सुन सकते हो, और जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा और उतने जल्दी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए, या रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सूर की भक्ति भाव की है, तो सूरदास जी की भक्ति भाव कैसी है? तो यह है साख्य भाव। दूसरा है सूरदास थे, तो सूरदास जी क्या थे? जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। तीसरा है गोपियां उद्धव को मानती हैं, तो गोपियां उद्धव को क्या मानती हैं? बड़भागी मानती हैं, कि उनके भाग्य ज्यादा बड़े हैं कि वो कृष्ण भगवान जी के साथ रहते हैं। चौथा है गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है, तो किसकी तरह है? लकड़ी की तरह है। नेक्स्ट है 5वां, हरि है पढ़ी आए, तो इसका क्या हो जाएगा कि हरि क्या पढ़ा है? तो हरि राजनीति पढ़े आए, यानी कृष्ण भगवान क्या पढ़ा है? राजनीति। नेक्स्ट है 6वां, सूरदास का निधन में हुआ, तो सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ? तो ये पारसौली में हुआ। 7वां, गोपियां ने मधुकर संबोधन के लिए किया है, तो गोपियां ने मधुकर संबोधन किसके लिए किया है? उद्धव जी के लिए किया है। 8वां, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं, तो सूरदास जी मुख्यतः कौन से रस के कवि हैं? वात्सल्य रस के कवि हैं। नेक्स्ट है 9, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए हैं, तो मथुरा से ब्रजधाम योग संदेश लेकर के कौन आए? तो ये उद्धव जी आए हैं। नेक्स्ट है 10वां, छुअत टूट रघुपति न दोषु कथन का है, तो ये कथन किसने किया था?
तो ये परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी ने कहा था। तो ये कथन किसने कहा? लक्ष्मण जी ने, कि छुआ टूट रघुपति ना दोषु, कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि जैसे रघुपति जी ने धनुष को छुआ तो वो टूट गया, उसका उनमें कोई दोष नहीं। 11वां है परशुराम स्वभाव से थे। तो जो भगवान परशुराम है वो स्वभाव से कैसे थे? क्रोधी थे। 12वां है रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता। तो किसका नहीं किया जाता? ना तो देवता, ना ब्राह्मण, ना ईश्वर, ना भक्त और ना ही गाय का नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 13वां, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो कौन सी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं? तो इसका हो जाएगा कायर व्यक्ति अपनी प्रसन्नता स्वयं करते हैं। 14वां परशुराम के गुरु थे। तो जो भगवान परशुराम है इनके गुरु कौन थे? तो भगवान शिव इनके गुरु थे। नेक्स्ट है 15वां, कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया है। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? मित्रों ने धोखा दिया है। 16वां है आलिंगन में आते आते जो भाग गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन? आलिंगन में आते आते रूठ कर जो भाग गया। उसके बाद में नेक्स्ट है 17, निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा है। तो बादलों से काय का आग्रह कर रहा है? बरसने का आग्रह कर रहा है। उसके बाद में अगला है 18वां, निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है। तो किसके समान सुंदर बताया है? आंखों के समान सुंदर बताया है। 19 है उत्साह कविता की भाषा है। तो उत्साह कविता की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। 20वां है निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलता है। तो इसमें कैसा मिलता है? तो इसका आ जाएगा मुक्तक छंद में मिलती है। नेक्स्ट है 21, दुधिदाहत वहित साहस का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आ जाएगा साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना क्या कहलाता है? दुधिदाहत कहलाता है। 22 है हर चंद्रिका में छिपी एक रात है। तो हर चंद्रिका में एक छिपी रात कैसी है? सुंदर है। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें है पहला है सूरदास के पद। तो सूरदास जी के पद ये किसने लिखे? सूरदास जी ने। दूसरा है उत्साह। तो ये इस कौन है? निराला जी। तीसरा है निराला। तो निराला अट नहीं रही, ये किसने लिखा? निराला जी ने। चौथा है राम लक्ष्मण परशुराम। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी ने लिखा है। और 5वां है आत्मकथ। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। उसके बाद में दूसरा है हमारा मैच द कॉलम, विनय पत्रिका। तो जो विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी ने लिखी है। दूसरा है कामायनी। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। नेक्स्ट है साहित्य लहरी। तो ये सूरदास जी ने लिखा है। और चौथा है युग धारा। तो ये नागार्जुन जी ने लिखा है। और 5वां है पहाड़ पर लालटेन। तो ये मंगलेश डबराल जी का है। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा मैच द कॉलम है तुम्हारी यह। तो ये गरज में। थके पथिक की। तो ये पंथा की। नेक्स्ट है मुख्य गायक की। तो ये क्या है? दंतुरित मुस्कान है। मन की मन ही। तो ये कहाँ से लिया गया? मांझ रही। नेक्स्ट है आबा फागुन की तन। तो इसका क्या हो जाएगा? सट नहीं रही। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट मैच द कॉलम है। तो पहला है सूरदास जी का जन्म। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1582 और सन 1663। ठीक है। 1582 से लेकर के 1623। उसके बाद में दूसरा है तुलसीदास जी का जन्म। तो जो तुलसीदास जी हैं इनका जन्म कब हुआ? तो इनका है सन 1589 से लेकर के 1680 तक। और उसके बाद में तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो इनका 1889 से लेकर के 1937 तक। उसके बाद में निराला का जन्म एवं मृत्यु। तो जो निराला जी हैं इनका क्या है? तो इनका आ जाएगा सन 1899 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1996 में हुई। उसके बाद में नेक्स्ट है गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर जी 1919 से लेकर के 1994 यानी 1919 से लेकर के 1994 तक। और उसके बाद में अगला है मंगलेश्वर डबराल। तो मंगलेश्वर डबराल का जन्म 1948 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 2020 में। उसके बाद में पहला क्वेश्चन है एक शब्द और एक वाक्य उत्तर दीजिए। इसमें पहला है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के हैं? तो जो सूरदास जी हैं वो किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। दूसरा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो प्रजा को अन्याय से बचाना ही क्या है राजा का धर्म। तीसरा है सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है? सूरदास। चौथा है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के
4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? सूरसागर की भ्रमगीत से। 5वां क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस व्यंग बाण छोड़े हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े? उद्धव जी पर। 6वां है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये कौन से कांड से लिया गया है? तो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। 7वां है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। नेक्स्ट 8वां, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र जी के साथ आए थे। 9th है, बालकु बोधि बधि नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। 10वां है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो उंगली दिखाने से कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। वो कुम्हड़े मतलब कद्दू को कहा गया है, तो किसका फूल मुरझा जाता है? जो कद्दू होता है उसका फूल मुरझा जाता है। 11वां है, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? तो ये किसको? अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। नेक्स्ट है 12वां, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका? निराशा का प्रतीक है। 13वां है, आत्मकथ कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो किस पक्ष की हुई है? जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। नेक्स्ट है 14वां, प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो ये किससे की गई है? उषा काल की अरुणिमा से की गई है। 15वां है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? जीवन का सुख भाग गया। नेक्स्ट है 16वां, तो ये बादल के हृदय में कौन छुपा हुआ है? तो बादल के हृदय में कौन छुपा हुआ है? तो ये विद्युत यानी बिजली छुपी हुई है। नेक्स्ट है 17, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? जन भागी से व्याकुल हो रहे हैं। 18वां है, घीर घीर घूर गगन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। 19 है, बादल किस दिशा से आते हैं? तो बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। 20वां है, तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी से। उसके बाद में अगला है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सत्य असत। तो इसमें पहला है, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो ये कैसा? सत्य है। दूसरा है, अच्छे लोग अपरिहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो ये भी कैसा? सत्य है। तीसरा है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो ये कैसा? असत्य है। चौथा है, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो ये भी कैसा? सत्य है। पांचवा है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, तो ये भी कैसा? सत्य है। छठवां है, शिव धनुष राम ने तोड़ा, तो ये कैसा? सत्य है। सातवां है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, तो ये भी कैसा? सत्य है। आठवां है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये कैसा? असत्य है। नाइन्थ है, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, तो ये भी कैसा? सत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10वां, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये कैसा? असत्य है। उसके बाद में 11वां है, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ, तो ये सत्य है। 12वां है, आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, तो ये कैसा? सत्य है। 13वां, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। 14वां है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबको बांटना चाहते हैं, तो ये कैसा? असत्य है। नेक्स्ट है 15वां, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, तो ये कैसा? सत्य है। नेक्स्ट है 16, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, तो ये कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है 17वां, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया, तो ये कैसा? सत्य है। 18वां है, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो ये कैसा? असत्य है। नेक्स्ट है 19, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो ये कैसा? सत्य है। 20वां है, निराला प्रगतिवाद कवि हैं, तो ये कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है, ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना है, और अगर नहीं होते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही जल्दी मैं इसको क्या करूँगा,
आपको एक इसका बी पार्ट लेकर के आऊँगा, यानी सेकंड पार्ट। तो ये सारा जो भी है वो मैं आपको 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी आपको बता दूंगा। तो आपका बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बैंक क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला है हमारा सेकंड इकाई, तो उसी की तरफ चलते हैं। तो इकाई दो है हमारा काव्यबोध। ठीक है, तो काव्यबोध को और हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला है, रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किस आचार्य की है? तो ये किस आचार्य की है? तो ये आचार्य विश्वनाथ की। दूसरा है, काव्य के भेद होते हैं। तो जो काव्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं? तो किसके गुथे होते हैं? प्रबंध काव्य के। चौथा है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे? संचारी भाव से। नेक्स्ट है पांचवा, संचारी भावों की संख्या है। तो जो संचारी भाव है इसकी संख्या कितनी है? तो 33 है। छठवां है, जुगुप जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो ये किस रस का है? तो ये बीभत्स रस का है। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो ऐसे चरण से युक्त रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, किस वर्णिक छंद से प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कवित्त। उसके बाद में नाइन्थ है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां, तो ये है, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। तो जो दोहा छंद होता है उसके दूसरे और चतुर्थ में कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन काव्य में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? महाकाव्य में ऐसा होता है। दूसरा है, अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है। तो ये किसमें होती है? दृश्य काव्य में होती है। तीसरा है, काव्य में रस का अर्थ स्वीकार किया गया है। तो रस का अर्थ कैसे स्वीकार किया गया? आनंद स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, नायक नायिका के संयोग का या वियोग का वर्णन रस में होता है। तो ये कौन से रस में होता है? तो ये श्रृंगार रस में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन है, कविता के रचना विधान को कहते हैं। तो कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छठवां है, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। सातवां हमारा, छंद प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे छंद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। आठवां है, जहाँ लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है 9, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन। तो ये बार बार मुही लागी बोलावा पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम। तो पहला है, सही जोड़ी मिलाइए। कामायनी, तो कामायनी हमारा क्या है? महाकाव्य है। दूसरा है हमारा दोहा। तो दोहा हमारा कैसा है? छंद है। नेक्स्ट है तीसरा हमारा सुदामा चरित। तो ये क्या है? हमारा काव्य खंड है। नेक्स्ट है नाटक। तो ये क्या है? दृश्य काव्यांश है। और पांचवा है शांत रस। तो शांत रस क्या है? निर्वेद है। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा, मैच द कॉलम। तो इसमें काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को कहा जाता है। छंद के प्रकार। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है चौपाई। तो जो चौपाई होती है वो कैसी है? मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है 3 वर्णों का मेल। तो 3 वर्णों का मेल हम किसको कहते हैं? तो गढ़ को कहते हैं। और नेक्स्ट है बिहारी सतसई। तो ये क्या होगा? श्रृंगार परक हो जाएगा इसका। किसी भी तरह की वीडियो और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? गूगल के ऊपर जाना है सबसे पहले, और गूगल पर जा करके आपको सर्च करना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, BALLAST और कोचिंग क्लासेस। तो जैसे आप बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कराओगे तो जो सबसे पहली लिंक मिलेगी इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक आपका पेज खुलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। तो जैसे ही इसके ऊपर खुलेगा आपको इसको स्क्रॉल कराते जाना है। इस पर सारे आपके कोर्स और लेटेस्ट अपडेट वगैरह हम डालते रहते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि कैसे मतलब आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो। तो 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट हैं, ये 10th क्लास के। इसी को आप स्क्रॉल कराओगे तो इधर 11th के, इधर 12th के।
तो आपको नीचे फुटर में आ जाना है सबसे, और ये सारे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी देख रहे हैं, तो ये 10th हिंदी है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये देखो 10th क्लास का कोर्स ओपन हो गया, हिंदी एमपी बोर्ड का। तो इसको और ऊपर ले जाना, और इसके नीचे एक आपको टॉपिक मिलेगा स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल है। आपको क्या कर देना है, स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। एनसीईआरटी की बुक, कम किया गया सिलेबस, पिछले साल के प्रश्न पत्र, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, और यूट्यूब पर जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी पीडीएफ वगैरह, और आईएमपी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये सारा आपको यहीं से मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए होगा आप क्लिक करके ये सारा ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द कॉलम। तो जो तीसरा मैच द कॉलम है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, या पहला है हमारा अलंकार। तो अलंकार हमारा जा करके किसको मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमारा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या है, अलंकार है। दूसरा, जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्योक्ति कहते हैं। तीसरा, प्राकृतिक में मानवीय क्रिया का आरोपण है। तो प्राकृतिक में मानवीय क्रिया का आरोपण का है, मानवीकरण में। नेक्स्ट है, लोक मर्यादा की सीमा लांग का वर्णन है। तो इसका वर्णन कहाँ है, आभूषण में। नेक्स्ट है, जहाँ एक ही शब्द को बार बार और उसका अर्थ भी ना बदले उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो ये किस में नहीं होता, मुक्तक काव्य में नहीं होता। दूसरा, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो इसका प्रमुख छंद क्या है, दोहा और चौपाई छंद है। तीसरा, मुख्य रूप से स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 9 होती है। चौथा है, बदरस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। पांचवा है, अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, तो ये क्या है, दोहा छंद है। छठवां है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इन पंक्तियों में कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है सातवां, गणों की कुल संख्या लिखिए। तो जो गण है उसकी कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां। तो आठवां, 16 मात्राओं के चरण किस छंद में होते हैं, तो ये चौपाई छंद में होते हैं। नाइन्थ है, संगीत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये कौन है, मैथिली शरण गुप्त। 10वां है, मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं, तो ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। 11वां है, जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। अगला है, सत्यासत लिखिए। तो पहला है, रामचरितमानस महाकाव्य है। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा, दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है। तो ये कैसा, सत्य है। उसके बाद में तीसरा है, मात्रक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। तो ये भी कैसा, सत्य है। चौथा है, वार्णिक छंद में गढ़ का बहुत महत्व है। तो ये भी कैसा, सत्य है। पांचवा है, रस के 7 अंग हैं। तो ये हमारा कैसा, असत्य है। छठवां है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां बीभत्स रस होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा असत्य है। सातवां है, कबीर, तुलसी, ब्रंथ, रहीम आदि कवियों की भक्ति और नीति परक दोहे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सत्य है। उसके बाद में आठवां है, अन्युक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। तो ये कैसा है, असत्य है। नाइन्थ है, बन ठन के आए काले काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपको कमेंट करना है, तभी इसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट्स में लेकर के आएंगे। अगला चलते हैं हम लोग इसके थर्ड इकाई के ऊपर। तो हिंदी का जो हमारा तीसरा इकाई है वो है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। इनमें नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी चश्मा कौन से पाठ की विधा है, तो ये कहानी। नेक्स्ट है, दूसरा, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तीसरा, स्वयं प्रकाश जी की पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका किया, वसुधा का किया। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, कैप्टन नाम था। तो जो कैप्टन नाम है वो किसका था, तो जो कैप्टन है वो नाम था चश्मे वाले का। नेक्स्ट है पांचवा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी के चश्मे की कहानी का मूल भाव क्या है, देशभक्ति की भावना। छठवां, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा किसकी लगी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई थी।
सातवां है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो नेताजी की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। आठवां है कलम का जादूगर कहा जाता है, तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। नाइन्थ है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो जो बाल गोविंद भगत है उनके पाठ की विधा क्या है? रेखा चित्र है। नेक्स्ट है 10वां बाल गोविंद भगत थे, तो बाल गोविंद भगत क्या थे? तो एक साधु थे। उसके बाद में नेक्स्ट है 11वें नंबर का बाल गोविंद भगत जी के पद गाते थे, तो बाल गोविंद भगत जी किसके? कबीरदास जी के पद गाते थे। 12वां बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, तो ये किस पर प्रहार करता है? तो ये कुरीतियों पर प्रहार करता है। नेक्स्ट है 13वां बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, तो गाते समय क्या बजाते थे? तो खंजड़ी बजाते थे। 14वां सच्चे साधु की पहचान होती है, तो सच्चे साधु की क्या पहचान होती है? ईश्वर भक्ति से उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है 15वां झूठा सच उपन्यास के लेखक है, तो झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये यशपाल जी है। नेक्स्ट है 16वां लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो जो लखनवी अंदाज है इस पाठ की विधा कैसी है? तो ये व्यंग्यात्मक है। नेक्स्ट है 17वां नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है, तो नवाबों के शौक के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। 18वां मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसका जन्म हुआ था? तो ये यशपाल जी का हुआ था। उसके बाद में 19 है आपका बंटी उपन्यास लिखा है, तो ये आपका बंटी किसने उपन्यास लिखा हुआ है? तो ये लिखा है मनु भंडारी ने। उसके बाद में 20वां है आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है, तो आत्मकथा विधा में कौन सा लिखा गया? लखनवी अंदाज लिखा गया। उसके बाद में 21 है मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, तो किस व्यवहार से तंग आकर के बुलाया था? आंदोलनकारी से। उसके बाद में अगला है हमारा जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी को पसंद था, तो जैनेन्द्र जी का कौन सा उपन्यास मनु भंडारी जी को पसंद था? तो इसका आंसर आ जाएगा त्यागपत्र। 23 है उत्साह बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर आ जाएगा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 24 बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम है, तो बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम क्या था? अमरुद्दीन इनका दूसरा नाम था। नेक्स्ट है 25 भंदत आनंद कौशल्यायन विशेषण प्रभावित थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अम्बेडकर जी से। 26 में है गद्य की विधा नहीं है, तो गद्य की विधा क्या नहीं है? तो ये महाकाव्य नहीं है। 27 है उपन्यास सम्राट है, तो उपन्यास सम्राट कौन है? तो ये प्रेमचंद्र जी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 28 यदि गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है, तो ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान में एक अंक वाली रचना कहलाती है, तो एक अंक वाली रचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको एकांकी कहते हैं। सॉरी पहला क्वेश्चन हमारा ये है एक अंक वाली रचना को तो हम एकांकी कहते हैं, लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना कहलाती है, तो ऐसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। उसके बाद में तीसरा है वह लेखक अपने ही जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है, तो किस में करता है? आत्मकथा में। नेक्स्ट है चौथा प्रेमचंद्र हैं, तो जो प्रेमचंद्र जी हैं ये क्या है? कथाकार हैं, इनकी कहानियां बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा है जीवनी की लिखी जाती है, तो जीवनी किसकी लिखी जाती है? किसी भी एक महापुरुष की जो होती है वो क्या लिखी जाती है? जीवनी लिखी जाती है, स्वयं से आत्मकथा लिखी जाती है। नेक्स्ट है छठवा प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो जो प्रतिमा बनाने वाला था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मोतीलाल। नेक्स्ट है सातवां प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा ने लगाया, तो प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? बच्चों ने लगाया था। आठवां प्रतिमा का चश्मा बदल देता था, तो प्रतिमा का चश्मा कौन बदल देता था? तो प्रतिमा का चश्मा कैप्टन बदल देता था। उसके बाद में नेक्स्ट है नाइन्थ नेता की मूर्ति कपड़ों में थी, तो नेताजी की मूर्ति कौन से कपड़ों में थी? तो ये फौजी के कपड़ों में थी। नेक्स्ट है 10वां दिल्ली चलो का नारा नहीं दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी ने दिया था। 11वां आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव में उतर पड़ा, तो इसका आंसर क्या आएगा? समूचा गांव किस में उतर पड़ा है? खेतों में उतर पड़ा है। 12वां है बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई, तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। 13वां है बाल गोविंद भगत पाठ विधा का है, तो बाल गोविंद भगत पाठ कौन सी विधा का है? तो ये रेखा चित्र का है। उसके बाद में 14वां है बाल गोविंद भगत की सब चीज की थी, तो इनकी सब चीज किसकी थी? तो ये साहब की थी।
नेक्स्ट है 15वां, कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर हो उठते, तो उनके कंठ से निकलकर क्या हो उठते, सजीव हो उठते। 16वां है तेरी गठरी में लागा मुसाफिर जाग रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चोर मुसाफिर जाग रहा। उसके बाद में नेक्स्ट है 17वां, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बाहर फेंक दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट है 18वें नंबर का, तो 18वां नवाब साहब ने संगति के लिए नहीं दिखाया, तो संगति के लिए क्या नहीं दिखाया, तो उत्साह नहीं दिखाया। 19वां हम से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो ये क्या देख रहे थे, तो इसका आंसर आएगा कनखियों से देख रहे थे। नेक्स्ट है 20वां, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ, तो मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ, भानपुरा में। 21वां है, मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम था, तो मनु भंडारी जी की बड़ी बहन का नाम क्या था, सुशीला था। 22 है, सुशीला अग्रवाल की प्रधाध्यापिका थी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन थी, तो इसका आंसर आ जाएगा कि सुशीला अग्रवाल हिंदी की प्रधाध्यापिका थी। उसके बाद में नेक्स्ट है 23वां, पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे मैं बदलता जा रहा था, तो पिताजी का किस में बदलते जा रहा था, तो ये गर्व में बदलते जा रहा था। 24वां, बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के गांव में हुआ, तो इनका बिहार के कौन से गांव में हुआ, तो ये डुमराव गांव में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 25वां, पंचगंगा घाट में स्थित है, तो जो पंचगंगा है वो कौन से घाट में स्थित है, काशी में। 26वां, बिस्मिल्लाह खां मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे, तो ये कौन से मंदिर में बजाते थे, बालाजी के मंदिर में बजाते थे। 27वां, काशी शास्त्रों में के नाम से प्रतिष्ठित है, तो ये किसके नाम से प्रतिष्ठित है, तो इसका आंसर आएगा वाराणसी। 28वां है, गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार नहीं किया, तो ये किसने किया, न्यूटन ने किया। उसके बाद में नेक्स्ट है 29वां, अपनी योग्यता प्रवृत्ति का प्रेरणा से आविष्कार करने वाला मानव होता है, तो कौन सा मानव होता है, संस्कृति। 30वां और आखिरी है, मानव संस्कृति एक वस्तु है, तो ये कैसी है, अविभाज्य वस्तु है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बना करके लिखिए। सेकंड मैच का कॉलम है हमारा, पहला है लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज ये सवाल जी का है। फिर दूसरा है एक कहानी है भी, तो ये मनु भंडारी जी का है। तीसरा है नौबत खाने में इबादत, तो ये नौबत खाने में इबादत कौन किया, ये किसका आ जाएगा, ये तीन रमेश। चौथा है हमारा संस्कृति, तो संस्कृति किसका आएगा, भदंतानंद कौत्स्यानंद। नेक्स्ट है हमारा 5वां बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत किसको जाएगा, रामवृक्ष बेनीपरी। 6वां है नेताजी का चश्मा, तो ये किसने लिखा, स्वयं प्रकाश जी ने। उसके बाद में अगला मैच का कॉलम है हमारा, तो ये हमारा तीसरा, सूरदास सूरज कब निकलेगा, तो सूरज कब निकलेगा, तो ये किसने लिखा हुआ है, स्वयं प्रकाश जी ने। दूसरा माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें किसका है, रामकृष्ण बेनीपुरी। तीसरा है दादा कामरेड, तो दादा कामरेड का क्या आएगा, यशपाल। नेक्स्ट है चौथा, एक प्लेट सैलाब, तो ये किसको जाएगा, मनु भंडारी। 5वां है यदा कदा, तो यदा कदा किसको जाएगा, ये शैलेश भटियानी। 6वां है रेल का टिकट, तो रेल का टिकट किसको जाएगा, भदंत आनंद कौशल्यान। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका पहला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। रिपोर्टार्च किस भाषा का शब्द है, तो जो रिपोर्टार्च है वो कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का। उसके बाद में दूसरा है हिंदी गद्य की सर्वप्रथम लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसकी कौन सी है, कहानी। तीसरा हमारा आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो किस युग से हुआ, 19वीं शताब्दी से। चौथा है जीवनी किसकी लिखी जाती है, तो जीवनी किसकी लिखी जाती है, तो दूसरे व्यक्तियों की लिखी जाती है। 5वां उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी को। 6वां एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में कितने अंक होते हैं, 1 होते हैं। 7वां प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया, तो किसने लगाया, बच्चों ने लगाया। 8वां कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो कस्बे से कौन गुजरता था, हलदार साहब गुजरते थे। 9वां नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो किससे बनी थी, संगमरमर से। 10वां दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के सिर पर क्या पहनते थे, तो बाल गोविंद भगत जी सिर पर क्या पहनते थे, टोपी पहनते थे। 12वां है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है।
13वां है बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो ये कबीर को क्या मानते थे? तो ये कबीर को साहब मानते थे। 14वां है भादों के महीने में कैसा मौसम होता है? तो भादों के महीने में कैसा होता है? वर्षा की तेज बौछारें पड़ती हैं। नेक्स्ट है 15वां कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो कबीर के गीतों को कौन गाता था? बाल गोविंद भगत जी गाते थे। 16वां बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होती थी? तो ये किस माह से होती थी? कार्तिक माह से होती थी। 17वां भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है? तो ये कौन सा है? झूठा सच उपन्यास है। 18वां नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था? तो यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था? भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन, तो ये खीरे किसके पास थे? तो जो खीरे थे वो किसके पास थे? नवाब साहब के पास थे। इस माह लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो कौन सा? पालम खीरा प्रसिद्ध है। 21वां नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? तो खीरे की फांकों का क्या किया? सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिए। उसके बाद में 22 मनु भंडारी का विवाह किससे हुआ? तो मनु भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव से हुआ। नेक्स्ट 23 मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। 24 है अजमेर से आने से पहले मनु भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? तो अजमेर आने से पहले मनु भंडारी के पिता कहाँ रहा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। नेक्स्ट है 25 शताब्दी की सबसे उपलब्धि क्या है? तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1947 है। 26 है शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो काशी का पुराना नाम क्या है? तो इसका पहले का नाम है वाराणसी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 27 नंबर का क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया? भारत रत्न से किया गया। 28 है काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी है? संस्कृति की पाठशाला। 29वां बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां की माता जी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्ठन बाई। उसके बाद में तीसरा है हरनाम दास किसके बचपन का नाम था? तो हरनाम दास किसका था? भदंत आनंद कौशल्यायन का था। नेक्स्ट है 31 संस्कृति पाठ किस विधा का है? तो ये निबंध का है। 32वां है सभ्यता किसका परिणाम है? तो ये किसका है? मानव समाज के एक सकारात्मक प्रगतिशील और समावेशी विकास का। 33 है आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो क्या प्रेरणा रही होगी? तो ये रोशनी की जरूरत तथा पेट की ज्वाला। नेक्स्ट है 34 मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है? तो ये कैसी है? मानव संस्कृति वह गुण है जो हमें मनुष्य बनाता है। उसके बाद में अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य असत्य। तो इसमें पहला है हमारा नाटक गद्य की विधा है, तो ये कैसा? असत्य है। दूसरा उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? दूसरा असत्य हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा नाटक में एक अंक होता है, तो ये भी क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है चौथा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये चौथा कैसा हो जाएगा? सत्य। पांचवा एक अंक वाली रचना कहलाती है, तो ये क्वेश्चन में आ गया एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, तो ये हमारा कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है नहीं एक अंक वाली रचना कहलाती है, नहीं एक अंक वाली रचना नहीं कहलाती, एकांकी कहलाती है, तो ये सत्य है। छठवां है कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये कैसा आ जाएगा? कैप्टन सत्य है। नेक्स्ट है सातवां नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो ये भी कैसा है? सत्य है। आठवां नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, तो ये भी कैसा है हमारा? सत्य है। नाइन्थ मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई, तो ये भी कैसा है? सत्य है। 10वां मूर्तिकाल मोतीलाल अध्यापक थे, तो ये भी कैसा हमारा? सत्य है। 11वां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट में है 12वां यादों की आधारित में भगत गीत नहीं गाते थे, तो इसका आंसर क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है 13वां बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य है। नेक्स्ट है 14वां बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो ये कैसा है? असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15वां, तो 15वां क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत साधु थे, तो जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या थे? साधु थे, तो ये कैसा? असत्य है।
नेक्स्ट में 16वां, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट है 17वां, नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, तो ये भी कैसा है? असत्य, क्योंकि उन्होंने खीरे को सूंघ कर फेंक दिया था। 18वां, नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। नेक्स्ट 19, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो ये कैसा? सत्य है। 20वां, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो ये भी कैसा? सत्य है। 21वां, मनु भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थे, तो ये हमारा कैसा? असत्य है। नेक्स्ट है 22वां, शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, तो ये 22वां हमारा कैसा आ जाएगा? ये सत्य है। 23वां, मनु भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराव थे, तो ये भी कैसा है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है 24, मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, तो ये कैसा है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है 25, तो 25वां क्वेश्चन है, कामरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25वां का? ये सत्य है। नेक्स्ट है 26, शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, तो ये कैसा है हमारा? सत्य है। 27वां, काशी संस्कृति की पाठशाला है, तो ये भी कैसा है हमारा? सत्य है। 28वां, काशी में मरण भी मंगल माना गया है, तो ये भी कैसा है? सत्य है। 29वां है, बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है 30वां, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, तो ये भी कैसा? सत्य है। 31वां, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये भी कैसा? सत्य है। 32 है, एक संस्कृति व्यक्ति की नई चीज की खोज करता है, तो ये भी कैसा? सत्य है। और 33वां है, सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, तो ये अलग अलग है, सभ्यता अलग है और संस्कृति अलग है। उसके बाद में नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, तो ये हम लोग किसी अगली वीडियो में देखेंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ, और फोर्थ है हमारा भाषा बोध। तो चौथा देखते हैं भाषा बोध। ये जो आपकी वीडियोस है, इसको आपको बार बार देखना है, और जब तो ज़रूर देखना है जब आप पढ़ नहीं सकते हो, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, या फिर जैसे और भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप दोनों काम करते करते इसको सुन सकते हो, ठीक है, ताकि आपका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो आप एग्जाम देने जाओगे तो एक बार ज़रूर सुन करके जाना, और इसको एक बार सुन लेने से आपको याद नहीं होगी, तो एक ही दिन में 4-5 बार मत सुनना, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे इसको सुनते रहना, कि जैसे अभी सुन लिया, फिर उसके बाद में 4 से 8 दिन बाद जब आपको टाइम मिल जाए फिर सुन लेना, जिससे कि जो जो टॉपिक आप भूलने लगोगे वो वापस से क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है, दो शब्दों का मेल को कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। दूसरा, संधि के भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट है, दो शब्दों का अपने विभाजन चिन्हों को छोड़कर आपस मिलान कहलाता है, तो इसका आपस मिलान क्या कहलाता है? समास कहलाता है। चौथा है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, तो उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। पांचवा है, बात वाच के भेद हैं, तो इसके कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। छठवां है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां, सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है, तो इसमें हमारा कौन सा है? तो इसमें कर्मवाच्य है। 8वां है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। 9th है, आग बबूला होने का अर्थ है, तो आग बबूला होने का अर्थ क्या है? तो ये है क्रोध करना। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां, तो ये है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 8 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, जब क्रिया का रूप के अनुसार कहलाता है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, वाच्य कहलाता है, तो ऐसे वाच्य को हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। दूसरा, वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है, तो सबसे अधिक ध्यान किसका रखना पड़ता है? क्रिया का। तीसरा, समुच्चय बोध शब्दों को कहा जाता है, तो समुच्चय बोध शब्दों को क्या कहा जाता है? योजन कहा जाता है।
चौथा विद्यालय में संधि है, तो जो विद्यालय है उसमें हमारी कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि है। पांचवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। छठवां उड़ती चिड़िया पहचानना है, तो उड़ती चिड़िया पहचानना क्या है, एक मुहावरा है। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। आठवां समास के भेद हैं, तो जो समास है उसके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है चौराहा में समास है, तो जो चौराहा है उसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि जिसमें नंबर आते हैं 1 2 3 4, उसमें कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। 10वां शब्द शक्ति के प्रकार है, तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये 3 प्रकार हैं। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बना करके लिखिए। तो पहला सही जोड़ी है, जिस समास में 2 पद प्रधान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व कहते हैं। दूसरा है रसोई घर में समास है, तो रसोई घर में कौन सा है, तत्पुरुष है। नेक्स्ट है त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में कौन सा है, द्विगु समास है। चौथा है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो ये कौन सा है, तो इसका हो जाएगा हमारा ये अंधे की लाठी। और दांत खट्टे करना, तो ये हमारा क्या है, तो ये परात करना कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा शब्दों का सार्थक समूह कहलाता है, तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। दूसरा 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह होता है, तो इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तीसरा है लोकोक्तियों को कहते हैं, तो लोकोक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये लोगों द्वारा कहा गया कथन। और चौथा है क्या, राम चला गया वाक्य है, तो ये कैसा है, प्रश्नवाचक है। और पांचवा जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग क्या है, दावानल है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला है हमारा वाच्य क्या है, तो जो वाच्य है वो क्या है हमारा, तो वो है क्रिया के परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। तो उसके बाद में दूसरा है ऐसी बात जो लोगों द्वारा बोली जाती है और जुबान पर चढ़ जाती है कहलाती है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, तो तीसरा है बिजली गुल हो गई, यह वाक्य वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो ये कौन सा प्रकार है, भाववाच्य। चौथा है समुद्र मंथन करना का अर्थ लिखिए, तो ये क्या है, कठोर परिश्रम करना। पांचवा है विरोध करना के लिए सही मुहावरा लिखिए, तो सिर उठाना। छठवां है शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा गया है, तो इसको क्या कहते हैं, अभिधा कहते हैं। सातवां है जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। आठवां है ऐठी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका है कठिन कार्य। नाइन्थ है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा अभय विभाव समास है। 10वां है समुच्चय बोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए, तो जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से ज्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अगला है सत्य असत्य बताइए, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो ये कैसा है हमारा, सत्य है। दूसरा है कर्मवाच्य भाव प्रधान होता है, तो ये कैसा है हमारा, असत्य है। तीसरा है कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है, तो ये कैसा है हमारा, असत्य है। चौथा है लोकोक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पांचवा है उससे खाना नहीं खाया जाता है में भाववाच्य, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य है। छठवां है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ कठिन परिस्थिति में पढ़ना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, छठवां का सत्य है। सातवां है मुहावरे और लोकोक्तियां लक्षण शब्द के जरिए अर्थ ग्रहण करती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। उसके बाद में आठवां है वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, विविधवाचक वाक्य है, तो ये कैसा है हमारा, असत्य है। नाइन्थ है मुहावरे और लोकोक्तियां एक ही हैं, तो ये कैसा है, असत्य है। 10वां है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो हम अगली वीडियो में आपको ला करके दे देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा कृति का भाग 2, तो इसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए, मानव भोलानाथ के घाव पर लगाई, तो मानव भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो ये पिसी हुई हल्दी लगाई। नेक्स्ट है दूसरा भोलानाथ का असल में नाम था, तो भोलानाथ का असल में नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा
सॉरी तीसरा, तो ये है मैया चावल और अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, तो अमनिया का अर्थ क्या है, तो ये साफ करना है। नेक्स्ट है चौथा, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए। तो बाग में बहुत से क्या नजर आए, तो ये बिच्छू नजर आए। पांचवा है, सांप निकलने पर डर कर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो ये आकर कहाँ छिपे, तो ये मैया के आंचल में आकर छिपे। नेक्स्ट है छठवां, साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है, तो ये मधु काकरिया की है। उसके बाद में सातवां है, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक हैं। तो ये किसकी, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। आठवां है, साना साना हाथ जोड़ी गद्य की विधा है। तो ये कौन से गद्य की विधा है, तो ये यात्रा वृतांत। उसके बाद में नाइन्थ है, पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। तो पहाड़ी कुत्ते क्या करते हैं, तो भौंकते हैं, ये कब, दिन में। नेक्स्ट है दसवां, फेरी भेटुला का अर्थ है। तो फेरी भेटुला का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है फिर मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां। तो जो 11वां क्वेश्चन है वो है मधु काकरिया की सहेली है। तो मधु काकरिया की सहेली कौन है, जितेन। नेक्स्ट है 12वां, खेटुम है। तो जो खेटुम है वो क्या है, तो ये देवी देवताओं का वास स्थान है। उसके बाद में नेक्स्ट है 13वां, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये ली गई है अरिओ करुणा प्रभाव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14वां, लेखक अपनी अभियंता व्यवस्था को पहचान पाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखकर। 15वां है, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा रेलगाड़ी में बैठे बैठे। फिर नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी अनुभूति होती है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आम की फसल में कभी कभी खूब आती है। तो आम की फसल में कभी कभी खूब क्या आती है, आंधी आती है। दूसरा है, कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। तो कभी कभी हमसे कुश्ती कौन लड़ते थे, बाबूजी। नेक्स्ट है तीसरा, भोलानाथ और उनके साथी के बिल में पानी उलीचने लगे। तो किसके बिल में उलीचने लगे, तो चूहों के बिल में उलीचने लगे। चौथा है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे। तो इसका क्या आएगा, मृदंग। उसके बाद में नेक्स्ट है 5वां, लड़के और बंदर पराई नहीं समझते। तो पराई क्या नहीं समझते, पीर नहीं समझते। और पीर का मतलब क्या है, दुख या कष्ट से है। उसके बाद में 6वां है, गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो इसका आंसर क्या आएगा, कितनी किलोमीटर की दूरी पर था, तो 149। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7वां। तो 7वां क्वेश्चन है, लेपचा और सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा, भूटिया। नेक्स्ट है, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह नदी। तो कौन सी नदी साथ में थी, तो तीस्ता। 9th है, जितने उत्साहित होकर कहने लगा हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड क्या है, कटाव। 10वां है, मंजिल से कहीं ज्यादा होता है मंजिल तक का सफर। तो इसका आंसर क्या आएगा, मंजिल से ज्यादा रोमांचकारी होता है मंजिल तक का सफर। नेक्स्ट है, चाय के बागानों में कई पत्तियां तोड़ रही थी। तो चाय के बागानों में कई, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा, युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। 12वां हिरोशिमा में है। तो हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। 13वां है, अज्ञेय के विद्यार्थी रहे हैं। तो अज्ञेय किसके विद्यार्थी रहे हैं, तो विज्ञान के विद्यार्थी रहे। उसके बाद में नेक्स्ट है 14वां। तो सॉरी नेक्स्ट है हमारा 15वां। तो 15वां है, अज्ञेय का जन्म में हुआ। तो जो अज्ञेय है उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में 16वां है, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा में हुई। तो अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो ये हुई उनकी अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। उसके बाद में नेक्स्ट है, गंतोक का मतलब है, तो गंतोक का मतलब क्या है, तो इसका है पहाड़। नेक्स्ट है, शिव पूजन सहाय मुख्यता के लेखक है। तो शिव पूजन सहाय मुख्यता किसके लेखक है, गद्य के लेखक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाओ। माता कांचल, तो ये शिव पूजन सहाय जी का है। मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये अज्ञेय है। निबंध, तो ये मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक निबंध है। फिर नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी, तो ये यात्रा वृतांत है। उपन्यास का अंश, तो ये माता कांचल उपन्यास का अंश है। नेक्स्ट है हमारा, शिव पूजन सहाय का जन्म वात्स्यायन। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा,
सन 1893। नेक्स्ट है देहाती दुनिया, तो देहाती दुनिया का क्या हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट है सलाम आखिरी, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो मधु काकरिया। नेक्स्ट है अज्ञेय, तो अज्ञेय कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद। नेक्स्ट है अज्ञेय का जन्म, तो ये कब हुआ था, 1911 में। उसके बाद में नेक्स्ट है शिव पूजन रचनावली, तो ये हो जाएगा हमारा किसको, झारखंड। नेक्स्ट है पत्ताखोर, तो ये हो जाएगा हमारा उपन्यास। उसके बाद में अगला है शिव प्रसाद मिश्र, तो ये हो जाएगा हमारा रुद्र। नेक्स्ट है त्रिशंकु, तो त्रिशंकु हो जाएगा हमारा निबंध। नेक्स्ट है भग्रदूत, तो भग्रदूत हो जाएगा हमारा काव्य संग्रह। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें है हमारा पहला, ये इधर से मिस हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां मैच द कॉलम, तो इसमें है माता वाला, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा प्रतिष्ठित पत्रिका। दूसरा है शिव प्रकाश मिश्र रुद्र, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा काशी। उसके बाद में नेक्स्ट है तारस पतक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का, तो ये आ जाएगा आके। नेक्स्ट है मधु काकरिया, तो मधु काकरिया का क्या हो जाएगा, तो कोलकाता में जन्म हुआ। नेक्स्ट है 5वां उतान, तो उतान क्या है, पीठ के बल लेटना। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला हिंदी का स्मरणीय शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था, तो कौन सा था, बाणभट्ट की कादम्बरी और परीक्षा गुरु। उसके बाद में दूसरा है बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आने लगे, तो बाग में क्या नजर आने लगे, बिच्छू। तीसरा विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाते हैं, तो पिता माता की शरण में जाते हैं। चौथा भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। नेक्स्ट है 5वां भोलानाथ अपने पिता को क्या कहकर बुलाते थे, तो पिता को क्या कहकर के बुलाते थे, बाबूजी। 6वां है भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे, तो टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे, तो पालकी बनाते थे। नेक्स्ट है 7वां निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो पहला है आबरवा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बहता पानी। दूसरा है अमनिया, तो अमनिया का क्या हो जाएगा, भोजन बनाने की क्रिया। उसके बाद में 8वां है सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गया हूँ। रेखाचित्र शब्द का अर्थ लिखिए। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मूल्यवान वस्तु, इसका क्या है अर्थ है। उसके बाद में नेक्स्ट है 9 डोको क्या है, तो डोको क्या है, सुस्त दिमाग को हम लोग क्या कहते हैं, डोको कहते हैं। फिर उसके बाद में 10वां है अज्ञेय ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो किसे कहा है, तो अणुबम को। नेक्स्ट 11वां लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया, तो जब लेखक ने उस पत्थर को देखा जिस पर रेडियोधर्मी किरणें की अमिट तस्वीर छप गई थी, तो उसे हिरोशिमा में बम वाली घटना की अनुभूति हुई। नेक्स्ट है 12वां पत्थर की देवी तक भी अपने भक्तों द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती, यह कथन किसका है, तो ये किसका है, टुन्नू का है। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य सत्य, तो पहला तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये कैसा हमारा सत्य है। दूसरा भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबू की गोद में शांति मिली, तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो ये कैसा है, असत्य है। चौथा है हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, तो ये कैसा है, सत्य है। 5वां है कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते थे, तो ये भी कैसा है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है 6वां हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे, तो ये कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे, तो ये कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है गंगटोक मेहनत कश बादशाहों का शहर है, तो ये कैसा है, सत्य है। नेक्स्ट है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं, तो इसका आंसर क्या है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेवेन सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो 7 सिस्टर्स वाटरफॉल कहाँ है, असम में है, तो ये कैसा है, असत्य है। 11वां चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, तो ये कैसा सत्य है। उसके बाद में ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करना है। हम लोग ये जो इसके नेक्स्ट वाली हमारी यूनिट है, तो ये सारी जैसे पत्र लेखन वगैरह हो गए,
ये सब कुछ है, निबंध लेखन हो गया। तो अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो ये भी हम आपको बता देंगे कि किस में कैसे लिखना है। वो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके हिसाब से बात करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अभी हमारे चैनल पर 10.8 के सब्सक्राइबर हैं। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और प्लेलिस्ट में जा करके आपको परीक्षा बोध 2023 और एक और ये नई हम क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ डालेंगे, तो इनको ज़रूर देख लेना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना और याद करते रहना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हर संडे को हम लोग शाम को 6:30 बजे लाइव रहते हैं, तो आप वहाँ पर आकर के अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।